डीसी मशीन में कार्बन ब्रशेस को सावधानीपूर्वक मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या एमएनए पर लगाया जाता है। शुरुआत में जब मशीन नो लोड कंडीशन में होती है, तब यह मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस या जीएनए एक दूसरे के साथ अलाइन रहते हैं। लेकिन जैसे ही मशीन पर लोड आता है, आर्मेचर फ्लक्स एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का रूप ले लेता है और इंटरपोलर एक्सिस के साथ अलाइन हो जाता है, जो मुख्य मैग्नेटिक पोल्स के बीच स्थित होता है। इस बदलाव के कारण आर्मेचर करंट द्वारा उत्पन्न फ्लक्स ब्रश एक्सिस के साथ अलाइन हो जाता है और मेन फील्ड पर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट पैदा करता है। यह क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जनरेटर ऑपरेशन के दौरान फ्लक्स को ट्रेलिंग पोल टिप पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है, जबकि मोटर ऑपरेशन के दौरान फ्लक्स लीडिंग पोल टिप पर कॉन्सेंट्रेट होता है। आर्मेचर रिएक्शन से आशय है आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर प्रभाव। डीसी मोटर में यह रिएक्शन लीडिंग पोल पर फ्लक्स को मजबूत बनाता है, जबकि ट्रेलिंग पोल पर फ्लक्स को कमजोर करता है। लीडिंग पोल टिप वह बिंदु होता है जहां आर्मेचर कंडक्टर्स सबसे पहले प्रभाव डालते हैं, जबकि ट्रेलिंग पोल टिप इसके विपरीत दिशा में स्थित होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो नॉर्थ पोल का निचला सिरा लीडिंग पोल टिप होगा और साउथ पोल का ऊपरी सिरा लीडिंग पोल टिप होगा। जब रोटेशन डायरेक्शन उलट जाती है, जैसा कि जनरेटर में होता है, तब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण ये स्थितियां भी बदल जाती हैं। लोड आने पर डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस रोटेशन डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होता है, जबकि डीसी मोटर में लोड आने पर यह रोटेशन डायरेक्शन के विपरीत दिशा में शिफ्ट होता है। यदि ब्रशेस को इस नए न्यूट्रल प्लेन के अनुसार रिपोजिशन नहीं किया जाता, तो मोटर में बैक ईएमएफ कम हो जाता है और जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ कम हो जाता है। इसके साथ साथ इम्प्रॉपर कम्यूटेशन के कारण अत्यधिक स्पार्किंग भी होने लगती है। यह समस्या इसलिए होती है क्योंकि कम्यूटेशन केवल उन्हीं कॉइल्स में होती है जो ब्रशेस के नीचे होती हैं। ऑपरेशन के दौरान ये कॉइल्स एक मैग्नेटिक पोल से दूसरे मैग्नेटिक पोल के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। इस समय उनमें करंट की डायरेक्शन बहुत तेजी से +I से -I या -I से +I में बदलती है। करंट की इस तीव्र परिवर्तन दर के कारण कॉइल में एक बड़ा रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस होता है। यह हाई वोल्टेज हीट और स्पार्किंग के रूप में दिखाई देता है, जो ब्रशेस और कम्यूटेटर सेगमेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इन प्रभावों को कम करने और मशीन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मेथड्स का उपयोग किया जाता है। जब हम आर्मेचर रिएक्शन का अध्ययन करते हैं, तो सबसे सरल समाधान दिखाई देता है: ब्रश शिफ्टिंग। जनरेटर में ब्रशेस को रोटेशन डायरेक्शन की ओर शिफ्ट किया जाता है, जबकि मोटर में ब्रशेस को रोटेशन डायरेक्शन के विपरीत दिशा में शिफ्ट किया जाता है। यह शिफ्ट एयर गैप फ्लक्स को कम कर सकता है, जिससे जनरेटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज घट सकता है और मोटर की स्पीड बढ़ सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ब्रश शिफ्टिंग में कई समस्याएं हैं। हर बार जब लोड बदलता है, रोटेशन डायरेक्शन बदलती है या मशीन मोटर से जनरेटर मोड में जाती है, तब ब्रशेस को फिर से रिपोजिशन करना पड़ता है। यही कारण है कि बड़े और कॉम्प्लेक्स मशीन्स में ब्रश शिफ्टिंग एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं माना जाता। आमतौर पर इसका उपयोग केवल छोटी मशीन्स में किया जाता है, जहां ऑपरेटिंग कंडीशंस अधिक नियंत्रित और स्थिर होती हैं। ऐसी मशीन्स में ब्रशेस को सामान्य लोड कंडीशन और निर्धारित ऑपरेटिंग मोड के अनुसार एक फिक्स्ड पोजीशन में लॉक कर दिया जाता है। यह व्यवस्था कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी तो प्रदान करती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को सीमित कर देती है। ब्रश शिफ्टिंग की इन्हीं सीमाओं के कारण इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसे अधिक पसंद नहीं किया जाता। इसलिए हमें ऐसे मेथड्स की आवश्यकता होती है जो आर्मेचर रिएक्शन को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें और मशीन परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें। अब हम आर्मेचर रिएक्शन के लिए एक अधिक प्रभावी समाधान इंटरपोल्स को समझते हैं। इंटरपोल्स पतले और लंबे पोल्स होते हैं, जिन्हें इंटरपोलर एक्सिस में लगाया जाता है। जनरेटर मोड में इंटरपोल की पोलैरिटी अगले आने वाले पोल अर्थात सक्सीडिंग पोल के समान रखी जाती है,
जबकि मोटर मोड में इसकी पोलैरिटी पहले गुजर चुके पोल अर्थात प्रीसीडिंग पोल के समान रखी जाती है। इंटरपोल्स का मुख्य उद्देश्य इंटरपोलर एक्सिस में उपस्थित आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ को न्यूट्रलाइज करना होता है। इंटरपोल्स को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इंटरपोल में वही करंट फ्लो करता है जो आर्मेचर में फ्लो करता है। इसका मतलब है कि यदि आर्मेचर करंट की डायरेक्शन बदलती है तो इंटरपोल की डायरेक्शन भी अपने आप बदल जाती है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ इंटरपोलर एक्सिस में कार्य करता है, इसलिए इंटरपोल उसे प्रभावी रूप से काउंटर करता है। इसके अतिरिक्त इंटरपोल उस कॉइल के लिए आवश्यक कम्यूटेशन वोल्टेज भी प्रदान करता है जो कम्यूटेशन प्रोसेस से गुजर रही होती है। यह कम्यूटेशन वोल्टेज रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर देता है और स्पार्किंग को रोकता है। इस प्रकार मशीन लोड, रोटेशन डायरेक्शन या ऑपरेटिंग मोड में परिवर्तन होने पर भी एफिशिएंट रूप से कार्य करती रहती है। इंटरपोल्स को जानबूझकर नैरो बनाया जाता है ताकि उनका प्रभाव केवल उसी कॉइल तक सीमित रहे जो कम्यूटेशन कर रही है। उनका बेस अपेक्षाकृत चौड़ा रखा जाता है ताकि सैचुरेशन से बचा जा सके और बेहतर मैग्नेटिक रिस्पांस प्राप्त हो सके। इस प्रकार इंटरपोल्स ब्रश शिफ्टिंग की सीमाओं को दूर करते हुए अधिक फ्लेक्सिबल और रिलायबल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। अब हम डीसी मशीन्स के एक और महत्वपूर्ण भाग कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स को समझते हैं। इंटरपोल्स की तरह कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स भी मशीन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है, विशेष रूप से हैवी लोड कंडीशंस में। ये अतिरिक्त वाइंडिंग्स होती हैं जिन्हें मेन फील्ड पोल्स के पोल फेसेस में एम्बेड किया जाता है। इन वाइंडिंग्स को आर्मेचर कंडक्टर्स के समानांतर लगाया जाता है और इन्हें भी आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इनका मुख्य कार्य आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा मेन फील्ड पर उत्पन्न डिस्टॉर्शन को समाप्त करना होता है। यह विशेष रूप से हाई करंट कंडीशंस में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स मौजूद न हो तो बढ़ा हुआ आर्मेचर फ्लक्स गंभीर कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर सकता है। आर्मेचर के बहुत निकट लगाए जाने के कारण ये वाइंडिंग्स आर्मेचर करंट के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को प्रभावी रूप से न्यूट्रलाइज कर देती हैं। इससे मशीन के अंदर कुल मैग्नेटिक फील्ड अधिक स्टेबल बनी रहती है, चाहे लोड कितना भी बदल जाए। यह स्टेबिलिटी मेन फील्ड की इंटीग्रिटी बनाए रखने और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स के प्रमुख लाभों में हैवी लोड कंडीशंस में बेहतर कम्यूटेशन और ब्रशेस पर स्पार्किंग में कमी शामिल है। ये मेन फील्ड को अधिक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म बनाए रखने में सहायता करती है, जिससे डीसी मशीन की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ये वाइंडिंग सिस्टम को अधिक रिस्पॉन्सिव बनाती है, जिससे लोड में अचानक परिवर्तन होने पर भी परफॉर्मेंस प्रभावित नहीं होती। हालांकि कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स का डिजाइन और इंटीग्रेशन काफी प्रिसाइज इंजीनियरिंग की मांग करता है। इनकी इफेक्टिवनेस काफी हद तक उनके सही अलाइनमेंट और आर्मेचर कंडक्टर्स के साथ इंटरैक्शन पर निर्भर करती है। इसके अलावा छोटी या स्पेशलाइज्ड मशीन्स में स्पेस और कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स के कारण कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स का उपयोग सीमित हो सकता है। फिर भी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स की सहायता से मशीन अधिक स्टेबल, एफिशिएंट और रिलायबल ऑपरेशन प्राप्त करती है। ये न केवल कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स को कम करती है, बल्कि आधुनिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स की डायनामिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करती हैं। यही कारण है कि इंटरपोल्स के साथ मिलकर कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स डीसी मशीन्स की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार हमने आर्मेचर रिएक्शन, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट, कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स, ब्रश शिफ्टिंग, इंटरपोल्स और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स को विस्तार से समझा। ये सभी कॉन्सेप्ट्स डीसी मशीन्स की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें, और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही डिटेल्ड टेक्निकल कंटेंट आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।